हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेसन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम चौथे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है। ये थर्ड इकाई है, इसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में दिया गया है। तो जो चौथा लेसन है, इसका नाम है पंचायती राज। तो हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान राज्य है, वहाँ के नागौर ज़िले से इसका प्रारंभ हुआ था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि यहाँ पे ग्राम सभा से शुरू होता है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो जो ग्राम सभा होती है वो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक। तो जो ग्राम पंचायत होती है वह एक ग्राम सभा के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। और इस ग्राम सभा में सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। और फिर आगे दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो तथा उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। आगे फिर इसमें दिया है कि एक ग्राम पंचायत जो होती है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। मतलब कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वह कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। आगे फिर इसमें दिया है कि इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो कितने सालों के लिए किया जाता है? तो 5 साल के लिए किया जाता है। और जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। आगे फिर इसमें दिया है कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह किसका सदस्य होता है? तो वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है और सचिव का चुनाव नहीं होता। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका चुनाव नहीं होता बल्कि उसका सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे ऑप्शन में दे सकता है कि ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और उसके बाद सचिव। तो जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है बल्कि उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और फिर सचिव का काम क्या क्या होता है? तो सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। जो सचिव होते हैं उनका काम ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का काम सचिव का होता है और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। आगे फिर ग्राम पंचायत के बारे में दिया है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखता है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो
इसकी निगरानी भी करती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से कौन रोक सकता है? तो जो ग्राम सभा होती है वह पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। आगे फिर इसमें दिया है कि इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो ग्राम सभा होती है वह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाती है। आगे फिर ग्राम पंचायत के बारे में इसमें दिया है, यहाँ पे दिया है कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। तो ग्राम पंचायत जो होती है उसकी नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम क्या होता है? तो उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। साथ ही ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है तथा तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? तो ग्राम सभा देती है। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देती है? ग्राम सभा देती है, राज्य देता है, संविधान देता है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो जो ग्राम सभा होती है वह पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। आगे फिर इसमें पुरस्कार के बारे में दिया है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है ये पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो होता है इसको दिया जाता है। आगे फिर ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में दिया गया है कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, यह काम ग्राम सभा का होता है। और फिर आगे है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। और फिर है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना। तो ये सभी काम ग्राम पंचायत के होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों आदि के निर्माण तथा रख रखाव का कार्य किसका होता है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है कि ग्राम पंचायत का काम होता है या फिर राज्य का काम होता है या फिर केंद्र का काम होता है। तो ये जो होता है ये ग्राम पंचायत का काम होता है। आगे फिर ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत के बारे में दिया है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ये जितने भी बिंदु यहाँ पे दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के देखते हैं क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहला स्रोत है घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। तो घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से जो मिलने वाली राशि होती है यह ग्राम पंचायत की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। आगे फिर दिया है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है। तो जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं होती है उनके द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है वो ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। और फिर समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, जो समुदाय के काम के लिए दान इकट्ठे किए जाते हैं वो भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं। आगे फिर इसमें निर्माण समिति के बारे में दिया है कि निर्माण समिति क्या होती है। तो निर्माण समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्माण समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो निर्माण समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, तथा इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य गाँव के विकास के लिए काम करना होता है। आगे फिर पंचायत के स्तर के बारे में बताया गया है कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। भारत में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था यह पंचायती राज व्यवस्था से
जुड़ा हुआ है। इसमें दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत जो होती है यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। फिर है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। आगे फिर पंचायती राज के बारे में दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। जैसे पहले स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, और फिर ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका दूसरा स्तर क्या कहलाता है? तो इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। यह स्तर विकास खंड का होता है। फिर एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो एक पंचायत समिति है इसमें कई ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। फिर पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। जैसे ग्राम पंचायत होती है तो एक ग्राम सभा में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर इनकी योजनाएं लागू होती हैं। और जो ब्लॉक होता है विकास खंड का, उसमें एक विकास खंड में आने वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर योजनाएं लागू होती हैं। और जो जिला परिषद होता है वह एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। फिर पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि पंचायतों में धन आवंटित करने के लिए जिला परिषद किसकी मदद लेती है? तो पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद होती है वह पंचायतों में राशि आवंटित करती है। आगे फिर इसमें दिया है कि पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो जो पंचायत संबंधी कानून होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में एक ही हो। हर राज्य की पंचायत संबंधी कानून अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपने आवाज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए बनाया ही गया है कि स्थानीय स्तर पर जो वहाँ की जनता होती है वह प्रशासन में भागीदार बन सके, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही है। इस अध्याय में आगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।